आप हैं आपके अपने चैनल मूकनायक थॉट्स पर। यहाँ हम बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय से उनके लेखों व भाषणों के माध्यम से आज से 100 साल पुराने इतिहास के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि कितनी विकट परिस्थितियों में हमारे मुक्तिदाता बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए उस समय संघर्ष किया था, जिस समय हमारे समाज के लिए देशकाल और वातावरण बहुत ही ज्यादा दयनीय और निकृष्ट स्थिति में था। ये भाषण वादन पिछले भाषण वादनों की तरह ही रोमांचकारी होने वाला है। हम खुशनसीब हैं कि बाबा साहेब का साहित्य हमारे बीच मौजूद है, जिससे हम उनके जीवन संघर्ष से रूबरू हो सकेंगे। इस क्रम को जारी बनाए रखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। 7. जागृति की ज्योत को कभी भी बुझने न दें। कोलाबा जिला बहिष्कृत परिषद का सम्मेलन महाड के सिप्राना मंडल के नाटक गृह में मार्च 1927 की 19 शनिवार और 20 रविवार को आयोजित किया गया था। सम्मेलन में 3000 से ज्यादा अस्पृश्य लोग एकत्रित हुए थे। अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति परिषद में उपस्थित थे। उनमें मैसेर्स ग.नि. सहस्रबुद्धे, अनंत विनायक चित्रे, सीताराम नामदेव शिवतरकर, बालाराम अंबेडकर, पांडुरंग नथुराम राजभोज, शांताराम अनाजी उपशाम मोरे, रामचंद्र शिंदे, धोंडीराम नारायण गायकवाड़, शिवराम गोपाल जाधव आदि बहिष्कृत वर्ग के लोग मौजूद थे। 19 तारीख को 5 बजे के बाद सम्मेलन शुरू हुआ। प्रारंभ में सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष संभाजी तुकाराम गायकवाड़ ने परिषद में पधारे लोगों का स्वागत करके सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य संक्षेप में बताया। इसके पश्चात नियमानुसार प्रस्ताव और अनुमोदन होने के बाद सम्मेलन के नियोजित अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर MA PhD DSc बारेट लॉ ने अपना स्थान ग्रहण किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा, सद्गृहस्थ जनों, आज आपने मेरा सम्मान किया, इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। जब इस परिषद की अध्यक्षता करने का मुझसे अनुरोध किया गया तो उस समय मैं अपने स्वभाव के अनुसार टालने की सोच रहा था, लेकिन जब लगा कि इसे टाला नहीं जा सकता और टालने पर लोगों में क्षोभ पैदा होगा, ये जानकर मैंने कोई ना नुकुर किए बगैर स्वसंतोष से यह जिम्मेदारी स्वीकार की और उसके अनुसार मैं आपके सामने खड़ा हूँ। सज्जनों, एक तरह से यहाँ आकर मुझे खुशी ही हो रही है। जिसे तिसे अपने मूल स्थान के बारे में अभिमान न भी हो, मगर प्रेम तो होता ही है। मेरे पिताजी रिटायर होने के बाद स्थायी निवास के उद्देश्य से दापोली आकर रहे। मैंने अपनी पढ़ाई का पहला पाठ दापोली में ही पढ़ा, लेकिन परिस्थितियों के कारण मैं जब 5-6 बरस का था तब घाटी की तलहटी छोड़नी पड़ी। उसके बाद घाटी के शिखर पर ही मेरा आज तक का जीवन व्यतीत हुआ। आज 25 वर्ष बाद मैं घाटी के नीचे उतर रहा हूँ। जिस क्षेत्र को प्रकृति ने अपने सौंदर्य से सजाया है, उस क्षेत्र में आकर किसको खुशी नहीं होगी। जिसे इस प्रदेश से अपनी मातृभूमि होने के कारण प्रेम है, उसका आनंद दोगुना हो जाए तो अचरज नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहे बिना नहीं रह सकता कि आज के अवसर पर मुझे जितनी खुशी हो रही है, उतना खेद भी है। एक समय ये प्रदेश अस्पृश्य जाति की दृष्टि से बहुत आगे था। एक माने में यह अस्पृश्य जाति के लोगों से भरा हुआ था। इसी तरह सफेद पेशा लोगों को छोड़कर अन्य वर्गों की तुलना में अस्पृश्य समुदाय की शिक्षा में आगे था। यह उन्नति जिन कारणों से हुई, उनमें सेना की नौकरियां एक बहुत महत्वपूर्ण कारण थी। ब्रिटिश राज शुरू होने से पहले अस्पृश्य लोगों के लिए अपना भविष्य संवारने के लिए कितनी गुंजाइश थी, इस बारे में आज कुछ भी निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। लेकिन उन दिनों छुआछूत की भावनाएं इतनी प्रबल थीं कि स्पृश्यों पर उनकी परछाई भूल से भी ना पड़ जाए, इसलिए अस्पृश्यों को चक्कर काट कर जाना पड़ता था। थूक से रास्ता प्रदूषित होगा, इसलिए गले में मटका बांधकर घूमना पड़ता था, और पहचाना जा सके इसलिए हाथ में काला धागा बांधना पड़ता था। उस समय प्रगति की गुंजाइश होगी, लेकिन बहुत थोड़ी ही रही होगी। जब अंग्रेजों ने इस देश में कदम रखा तब इस प्रांत के अस्पृश्य लोगों को सिर ऊपर उठाने का मौका मिला। उस अवसर का लाभ उठाकर उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि उनके भीतर कितना शौर्य, कितना तेज, कितने उच्च दर्जे की बुद्धिमत्ता है। यदि इसका सबूत ही चाहिए तो बस पुरानी आर्मी लिस्ट की फाइलें उलट पलट कर देख लीजिए। यदि मैं विस्तार से बताने लगा कि इस प्रदेश से अस्पृश्य वर्ग के कितने लोग सूबेदार बने, कितने जमादार बने, कितने हवलदार बने, नॉर्मल स्कूल जैसे स्कूलों में पढ़कर कितने हेडमास्टर के पद तक पहुंचे, कितने लोगों ने एजुटेंट क्लर्क और क्वार्टर मास्टर क्लर्क जैसे जिम्मेदारी के पदों पर बखूबी काम किया, तो भाषण लंबा हो जाएगा। इतना बताना काफी होगा कि एक समय अस्पृश्य वर्ग केवल सेवक के रूप में ही काम करता था। वही वर्ग सेना में नौकरी के कारण अधिकार संपन्न होकर दूसरे वर्गों पर हुकुम चलाने लगा। ये कहने में हर्ज नहीं है कि फौज की नौकरी के कारण हिंदू समाज की श्रेणीबद्ध रचना में एक क्रांति हुई थी, ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं।
जिन महार और चमारों को मराठा और अन्य लोग छूने नहीं देते थे और उनके जोहार और राम राम न करने पर अपमानित महसूस करते थे, वही मराठा सिपाही महार और चमार सूबेदार को अदब से सलामी देने लगे और अगर वह क्यूबे कह दे तो उनमें आंखें ऊपर करके देखने की हिम्मत नहीं होती थी। ये कहा जा सकता है कि इससे पहले इस देश के किसी भी प्रांत में अस्पृश्य जाति के लोगों को इतना अधिकार नहीं मिला था। इस प्रांत के अस्पृश्य वर्ग के लोगों ने अपना दर्जा ऊंचा किया था और इतना ही नहीं तो शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति की थी। उनमें से 90% लोग साक्षर थे। इतना ही नहीं तो 50% लोग तो भी ऊंचे दर्जे के शिक्षित थे। खास तौर पर गौर करने की बात यह है कि शिक्षा का प्रसार केवल पुरुषों में ही नहीं तो स्त्रियों में भी था। कुछ स्त्रियां शिक्षा में इतनी प्रवीण थीं कि पुरुषों की सभाओं में पुराणों का अन्वयार्थ बताती थीं। शिक्षा में इस प्रगति का श्रेय सेना का पेशा बहुत हद तक कारण था। बहुत सारे लोग खेद प्रकट कर कहते हैं कि अंग्रेजों का राज शुरू होकर 150 वर्ष हो गए फिर भी प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य नहीं बनाया गया, और कहते हैं कि कम से कम अब तो इसे शुरू किया जाए। उन्हें एक बात पता नहीं है, ऐसा लगता है। शिक्षा प्रेमी लोग हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी पर आरोप लगाते हैं कि कंपनी ने शासन करते हुए केवल अपने फायदे पर ध्यान दिया, लोगों की शिक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। यह आरोप पूरी तरह से सही नहीं है। कम से कम कंपनी के मिलिट्री विभाग के बारे में तो ये साफ झूठ है। जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी मिलिट्री में नौकरी की है वे गवाही दे सकते हैं कि कंपनी के राज में शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य थी। प्राथमिक शिक्षा लड़कों के साथ ही लड़कियों को भी समान रूप से दी जाती थी। लड़कों के लिए तो प्राथमिक शिक्षा के अलावा माध्यमिक शिक्षा भी अनिवार्य थी। अनिवार्यता इतना आसान मामला भी नहीं था। बच्चा स्कूल न जाए तो अभिभावक जुर्माना भरकर छूट नहीं सकते थे। एक खास तौर पर ध्यान देने की बात यह है कि यह सख्ती केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं थी। नए भर्ती हुए वयस्क रिक्रूटों को भी रात के स्कूल में जाना अनिवार्य था। कंपनी का राज खत्म होने के बाद अंग्रेज बादशाह का राज शुरू हुआ और 57 की बगावत को दबाने के बाद जब अंग्रेज सरकार ने भारत की सैन्य संबंधी जांच करने के लिए कमीशन गठित किया तो उसमें कई गवाहों ने कहा यदि सेना में शिक्षा का प्रसार हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। उससे भयभीत होकर मिलिट्री विभाग में जारी शिक्षा की तरफ पहली बार अनदेखी की गई और फिर उसे बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। खैर, जब तक ये शिक्षा जारी थी तब तक अस्पृश्य वर्ग का काफी फायदा हुआ। उन्होंने इस शिक्षा का जितने अच्छे ढंग से उपयोग किया उस पर गर्व होना स्वाभाविक है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस शिक्षा प्रसार के कारण अस्पृश्यों के पास जो ग्रंथ संग्रह हुआ वह उनकी संख्या की तुलना में असामान्य था। श्रीधर स्वामी के हस्तलिखित ग्रंथ तो इतने मिल जाएंगे कि कई गाड़ियां भर जाएं। लेकिन मुकुंदराज, ज्ञानेश्वर, मुक्तेश्वर आदि महाराष्ट्र के पुराने और महान कवियों के ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां मैंने कई अस्पृश्यों के संग्रह में देखी हैं। मेरा विश्वास है कि अस्पृश्यों के यहाँ कई दुर्लभ ग्रंथ मिल सकते हैं। ये बात कम प्रचलित है कि ज्ञानेश्वर महाराज ने पंचीकरण नामक ग्रंथ लिखा था, लेकिन मैंने इस ग्रंथ को मेरे एक दिवंगत मित्र के घर देखा था। कुछ वर्ष पहले श्री पांगारकर ने केसरी में विज्ञापन दिया था, किसी के पास राघव चितघन कवि का लिखी ज्ञानसुधा पुस्तक हो तो सूचित करे। यदि उन्हें इस पुस्तक की हस्तलिखित प्रति नहीं मिली हो तो उन्हें ये पुस्तक मेरे एक अस्पृश्य मित्र के घर देखने को मिल सकती है। जिन अस्पृश्य जाति के लोगों के लिए जब ज्ञान के सारे दरवाजे बंद थे उस समय उन्हें इस तरह का ग्रंथ संग्रह करने के लिए कितने कष्ट उठाने पड़े होंगे और कितना पैसा खर्च करना पड़ा होगा, इसका विचार किया जाना चाहिए। इस बारे में दो राय नहीं हो सकती कि ज्ञान की यह जिज्ञासा उस समय के समाज के लिए भ्रमण की तरह थी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भी कहा जा सकता है कि उस समय के लोगों ने अपने ज्ञान का उचित ढंग से उपयोग किया। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का वर्गीकरण करें तो ये दिखाई देगा कि कुछ लोग नाम के लिए तो कुछ लोग काम के लिए इस क्षेत्र में आते हैं। इनमें नाम के लिए आने वालों की तादाद ही ज्यादा होती है। पूना के लोग कहते हैं कि अस्पृश्यों में आई जागृति के मूल निर्माता हम ही हैं। मुंबई में भी कई लोकप्रिय लोग हैं जो इसका श्रेय लेते हैं। डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी, भारतीय निराश्रित सहायकारी मंडल वालों का कहना है कि अस्पृश्यों में जागृति हमारे कारण शुरू हुई। जो लोग इस तरह से सम्मान मांगते हैं उनके बारे में यही कहना पड़ेगा कि उन्हें अस्पृश्य आंदोलन का सही इतिहास पता नहीं है। शोध करने पर यह पता चलेगा कि मुंबई क्षेत्र में अस्पृश्य समाज में काम करने के लिए जो संस्थाएं शुरू हुई उनमें अनार्य दोष परिहारक मंडल पहली संस्था थी। 1893 में जब सेना में अस्पृश्यों की भर्ती पर पाबंदी लगाई गई तो उस समय इस संस्था ने महादेव गोविंद रांडे की सहायता से सरकार को एक अर्जी दी थी। इससे स्पष्ट है कि इस संस्था का संपर्क बड़े बड़े लोगों से था। 1897 में इस संस्था ने कांग्रेस को एक प्रश्नावली भेजी थी। उसमें दलील दी गई थी कि आपको समाज सुधार किए बगैर राजनीतिक सुधारों की मांग करने का क्या अधिकार है। इससे दिखाई देता है कि संस्था में कितना जोश था। 1898 में जब सर हर्बर्ट रिस्ले साहब ने भारतीय लोगों के रीति रिवाजों का संकलन करना शुरू किया था तो उन्होंने एक प्रश्न सूची इस संस्था को भी भेजी थी। इससे स्पष्ट है कि संस्था इतनी महत्वपूर्ण हो गई थी कि सरकार भी उससे सलाह मशवरा करने लगी थी।
यह मैं सबूतों के आधार पर कह रहा हूँ। इस संस्था के सारे कागजात अब मेरे पास हैं। इस संस्था की स्थापना रत्नागिरी जिले के दापोली में हुई थी। इससे ये स्पष्ट है कि सबसे पहले अस्पृश्योन्नति का आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो इस संस्था और इस क्षेत्र को देना होगा। इस संस्था के नेताओं ने केवल समस्याएं दूर करने का काम किया ऐसा नहीं है, लेखन के द्वारा जागृति का भी काफी काम किया। सत्यशोधक समाज के प्रणेता ज्योतिबा फुले के कई सच्चे साथी और उत्साही शिष्यों में से बहुत से इस संस्था के संचालकों में से थे। एक नाम का उल्लेख किए बगैर मुझसे रहा नहीं जा रहा। ये व्यक्ति हैं कै गोपाल बुवा वलनकर। उन्होंने अपने लेखन के द्वारा जो जागृति की वह असामान्य है। जिन्हें इसके बारे में जानना है उन्हें दीनबंधु के पुराने अंक देखने चाहिए तो पता चलेगा। जिन लोगों की किसी समय इतनी उन्नत स्थिति थी उन लोगों की आज इतनी अवनति क्यों हो गई। विवेकशील दृष्टि से देखें तो इस प्रदेश के अस्पृश्य वर्ग की स्थिति जितनी खराब है कि उनके जितने गरीब, अशिक्षित और मूल लोग अन्य प्रदेश के अस्पृश्य वर्ग में नहीं है, ऐसा कहने में कोई भी हर्ज नहीं है। इस प्रदेश के अस्पृश्य वर्ग की स्थिति में इतनी खेदजनक और चिंताजनक बदलाव कैसे हुआ, यह एक गंभीर प्रश्न है। इसका हमेशा यह उत्तर दिया जाता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना में अस्पृश्यों की भर्ती बंद किए जाने के कारण यह अनर्थ हुआ है। मुझे इस बारे में संदेह नहीं है कि इन बातों में बहुत सच्चाई है। राजनीतिक, नैतिक और आर्थिक दृष्टि से किन्हीं भी नागरिकों पर सरकारी नौकरी में भर्ती पर पाबंदी लगाना अन्यायकारक है। ऐसा कहना पड़ेगा कि अस्पृश्य समाज के लोगों की सेना में भर्ती न करना पक्षपात का लक्षण तो है ही, साथ ही विश्वासघात और मित्रद्रोह का भी लक्षण है। अस्पृश्यों की मदद के बिना इस देश में अंग्रेज सरकार का प्रवेश संभव नहीं था। अंग्रेजों ने मराठा शासन का उन्मूलन किस तरह किया, इस बारे में इतिहासकार अनेक कारण बताते हैं। कोई मराठा राज्य में व्याप्त जातिभेद को भी एक कारण बताते हैं। कोई मराठा राज्य में आपस में बड़े फूट और तनाव को वजह मानते हैं, लेकिन मेरी छोटी सी बुद्धि को ये लगता है कि उनमें से एक भी कारण सही नहीं है। यदि जातिभेद और फूट के कारण मराठे दुर्बल हुए थे तो अंग्रेज कहाँ शक्तिशाली थे। असल में जिन दिनों अंग्रेजों ने इस देश पर कब्जा किया उस समय नेपोलियन ने इंग्लैंड को परेशान कर रखा था। इतना कि उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की धन बल और सैन्य बल से मदद कर पाना असंभव था। इसके विपरीत नेपोलियन के चंगुल से छूटने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से ही धन और सैनिक मदद की मांग की गई थी। हिंदुस्तान में अंग्रेजों की स्थिति इतनी कमजोर होने के बाद भी उन्होंने ये देश कैसे काबीज किया, इसका पता मराठों के अंदरूनी तनाव या फूट से नहीं लग पाता। मुझे लगता है कि इसका संतोषजनक उत्तर एक ही है। यदि अंग्रेज इस देश के लोगों की सेना नहीं खड़ी कर पाते तो वे कभी भी इस देश को जीत नहीं सकते थे। इन सब बातों पर गौर कर मैं दयालु और न्यायप्रेमी अंग्रेज सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वे अपने आप से यह सवाल पूछें कि इस देश के लोगों से बनाई गई सेना में कौन लोग थे, और अगर वे अपने पुराने दस्तावेजों को जांचेंगे तो उन्हें पता चलेगा तो उनकी सेना में अस्पृश्यों के अलावा कोई और नहीं था। इससे ये स्पष्ट है कि यदि अंग्रेजों के पीछे अस्पृश्यों की शक्ति खड़ी नहीं होती तो वे इस देश पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाते। जिन लोगों ने सेना में भर्ती होकर देश पर कब्जा कराया उन्हीं लोगों का सेना से निष्कासन न्याय की अजीबोगरीब मिसाल है। अंग्रेज लोग किस तरह अवसरवादी हैं उसका एक दूसरा उदाहरण भी हाल ही में घटी एक घटना जिसे आप सब लोग जानते हैं। 1917 में शुरू हुए विश्वयुद्ध में अंग्रेज सरकार को फिर अस्पृश्यों की याद हो आई। हमारे अस्पृश्य वर्ग में सेना में भर्ती होने के लिए हमेशा ही जबरदस्त उत्साह होता है। एक पलटन रेजिमेंट चाहिए थी मगर 2 रेजिमेंट बनाने लायक लोग स्वखुशी से तैयार थे। सरकार ने एक पलटन बनाई। सभी को इस बात की खुशी हुई कि एक बार लगी पाबंदी खत्म होकर सेना में फिर भर्ती शुरू हुई। ऐसी उम्मीद जगी कि इस प्रदेश के अस्पृश्यों का फिर भाग्योदय शुरू हो गया है। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद फिजूल खर्ची रोकने के नाम पर पलटन को भंग कर दिया गया। ये समझ में नहीं आता कि सरकार के इस मनमाने व्यवहार को क्या कहा जाए। सज्जनों, मेरी यह राय है कि हम हमेशा सरकार का साथ देते रहे हैं, इसलिए सरकार हमेशा हमारी उपेक्षा करती है। सरकार जो देगी वह स्वीकार कर लेना, जो कहेगी वह सुनना मानना, जैसे रखेगी वैसे रहना, ऐसी जो हमारी दास्ता की आदत है वही हमारी सरकार के द्वारा उपेक्षा का मुख्य कारण है। हम अपने पर होने वाले अन्याय को चुपचाप सहन करते हैं। कोई दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो हम अपना बायां गाल आगे कर देते हैं, मगर मारने वाले का प्रतिकार करने के लिए हमारे हाथ नहीं उठते। आसमान भी टूटे तो भी हम किसी हताश व्यक्ति की तरह उसे अपना भाग्य मान करें हाथ पर हाथ धरे बैठ जाते हैं। इस आत्मघाती प्रवृत्ति का हम जितनी जल्दी त्याग करें उतना ही हमारे लिए लाभदायी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमें सेना में भर्ती पर लगी पाबंदी पर खत्म कराने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैं आपके सामने ये सवाल रखना चाहता हूं कि सेना में भर्ती शुरू हो जाने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप में से बहुत से लोगों को ये लगता है कि एक बार सेना में भर्ती शुरू हो गई यानी सब हो गया, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है कि यह बड़ी भूल है। एक बात तो यह है कि सभी लोगों का सेना में भर्ती होना संभव नहीं है।
जब किसी भी वर्ग के लोग सेना में भर्ती होने के लिए तैयार नहीं थे तब हमारे लोगों के लिए काफी संभावनाएं थीं। मगर अब ऐसी हालत नहीं है। हमें औरों की तरह जो मिलना है वही मिलेगा। ज्यादा की उम्मीद करना बेकार है। इसलिए हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि सेना में भर्ती के अलावा उन्नति के और कौन से तरीके हो सकते हैं। अस्पृश्य समाज में व्यावसायिक जाति में समाविष्ट लोग बहुत कम हैं। केवल चमार लोग ही पेशेवर हैं। लेकिन अब उन्होंने भी यह धंधा लगभग छोड़ दिया है। इसलिए गैर पेशेवर लोगों की ही संख्या अधिक है। जहां ये परंपरा है कि फलां धंधा फलां जाति की बबौती है, वहां ये कहना कि फलां धंधे में आपके लिए काफी गुंजाइश है, ये व्यर्थ का उपदेश है। उन्हें अगर धंधा करना है तो वह व्यवसाय इस प्रकार का होना चाहिए जो करने की छूट किसी भी जाति के आदमी को हो। इस प्रकार के मुझे दो ही पेशे दिखते हैं, एक सफेदपोश और दूसरा खेती। यह मैं जानता हूं कि ऊंची जातियों के लोगों को यह बात पसंद नहीं है कि अस्पृश्य वर्ग के लोग सफेदपोश पेशे अपनाएं। उन्हें ऐसा लगता है कि अस्पृश्य वर्ग के लोगों को बधाईगिरी, लोहार का काम, बुनाई आदि व्यवसाय करने चाहिए। कुछ भी हो जाए, वे सफेदपोश धंधे न अपनाएं। मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं कि उनका यह उद्देश्य हमारे हित में नहीं है। मेरी यह राय है कि अस्पृश्य वर्ग की स्थिति में सुधार के लिए दो बातें बेहद जरूरी हैं। एक, उनके मन पर पुरानी पुंगापंथी व अनिष्ट विचारों की जो जंग लगी है उसे मांझकर साफ करना चाहिए। जब तक आचार, विचार और उच्चार की शुद्धि नहीं होती तब तक अस्पृश्य समाज में जागृति या प्रगति के बीज कभी भी पनप नहीं पाएंगे। अभी की स्थिति में उनके मन की पथरीली जमीन पर कोई भी अंकुर उग नहीं सकता। उनके मन को इस तरह से सुसंस्कारित बनाने के लिए उन्हें सफेदपोश पेशों को अपनाना चाहिए। जब मैं कहता हूं कि अस्पृश्यों को सफेदपोश पेशों को अपनाना चाहिए तो इसकी एक और वजह भी है। सरकार एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। सरकार जैसे चाहेगी वैसे ही सब कुछ घटित होगा, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सरकार क्या करेगी यह पूरी तरह से सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर होगा, क्योंकि सरकार का मन यानी सरकार के कर्मचारियों का मन। इससे एक बात साबित होती है, वह ये कि यदि सरकार से हमें अपने हित में कुछ करवाना है तो हमें सरकारी नौकरियों में प्रवेश पाना होगा। नहीं तो हमारी आज जो उपेक्षा हो रही है वह हमेशा होती रहेगी। अगर हमारी इच्छा है कि ऐसा न हो तो अस्पृश्य वर्ग के लोगों को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि उनका सरकारी नौकरियों में अधिक प्रमाण में प्रवेश हो। इसके बगैर उनकी हालत कभी बेहतर नहीं हो सकती और सरकारी नौकरियों में सम्मिलित होने के लिए सफेदपोश पेशा अपनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुसलमान और मराठा जातियों ने इन बातों का महत्व समझा है और इस मामले में उनकी काफी कोशिशें चल रही हैं। हमें भी समय पर जागकर अपनी भागीदारी हासिल कर लेनी चाहिए। ब्राह्मण लोग इस आंदोलन की निंदा करते हैं और यह कहते फिरते हैं कि सरकारी नौकरियों में कुछ नहीं रखा है, लेकिन उनके इस कहने में न सच्चाई है और न ईमानदारी। यह इसलिए सच नहीं है, यदि इस देश के ब्राह्मणों के पास सरकारी नौकरी का अधिकार नहीं होता तो वे अन्य प्रदेश के ब्राह्मणों की तरह बिश्ती पानी भरने वाले या रसोइये होते। यहाँ के ब्राह्मणों की श्रेष्ठता अगर केवल पुराणों पर आधारित होती तो अन्य जगहों की तरह वह पहले ही ढह जाती, मगर उसे सरकारी नौकरियों के अधिकार का संबल होने के कारण वह टिकी रही। इस तरह ये दलील की सरकारी नौकरी फिजूल है न केवल असत्य है वरन दिग्भ्रमित करने वाली है। कारण यह है कि ब्राह्मणों ने सरकारी नौकरियों का मोह छोड़ा ही नहीं है, वे पहले की तरह ही उससे चिपके हुए हैं। इसलिए हम उनके इस झूठे और अप्रामाणिक तर्कजाल में न फंसें। सज्जनों, इस अवसर पर एक खेदजनक बात का स्मरण कराना जरूरी हो रहा है। मैंने पहले कहा है कि इस प्रदेश में सूबेदारों और जमादारों की काफी तादाद थी और उन्होंने कई अच्छे काम किए, लेकिन एक काम नहीं किया, वह अगर किया होता तो हम सबके काम आता। वह काम यह है कि अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दी। सज्जनों, ये लोग गरीब नहीं थे, उनके वक्त के हिसाब से उन्हें अच्छी पेंशन मिलती थी। वे यदि चाहते तो अपने बच्चों को BA या MA तक पढ़ा सकते थे। इसका क्या नतीजा होता इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। ये पढ़े हुए लड़के आज मामलतदार, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट आदि पदों तक पहुंच गए होते तो आज सारे अस्पृश्य समाज के लिए वे मजबूत सहारा बनते, उनकी छत्रछाया में हमारा विकास होता। लेकिन ऐसा न होने के कारण हम धूप में झुलस रहे हैं। मेरी ये दृढ़ धारणा है कि जब तक हम अपने लिए सुरक्षित छांव छत तैयार नहीं करते तब तक हमारी प्रगति नहीं हो सकती। ये छांव सफेदपोश पेशों को अपनाकर सरकारी नौकरियों में भागीदारी हासिल किए बगैर नहीं बन सकती। इसलिए मैं आप सबसे यह अनुरोध कर रहा हूं कि आपको पहले उच्च शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक लड़का BA होने से अस्पृश्य समाज को जैसा सहारा मिलेगा वैसा 1000 बच्चों के चौथी पास होने से नहीं होगा। मैं नहीं कहता कि प्राथमिक शिक्षा को नजरअंदाज किया जाए। मेरा कहना यह है कि अभी की स्थिति इतनी अजीब है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लड़कों को जितनी जल्दी शिखर तक पहुंचाए उतना ही अच्छा है। इसके लिए इस प्रदेश में अपने लोगों के लिए एक बोर्डिंग की बेहद आवश्यकता है। ठाणे और कोलाबा जिले के छात्रों को सुविधा हो इसलिए मैंने पनवेल में बोर्डिंग स्थापित करने की योजना बनाई है।
इसके लिए आप सभी लोग क्षमतानुसार आर्थिक मदद करेंगे ऐसी उम्मीद है। दूसरा पेशा जो मैंने आपको सुझाया है वह है खेती। ये धंधा सुझाने का उद्देश्य यह है कि अस्पृश्य वर्ग को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर जीवन बिताने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये कहने में हर्ज नहीं कि अस्पृश्य में शामिल महार जाति आज की स्थिति में भिखारियों की जमात है। रोजाना अधिकारपूर्वक घर घर जाकर डलिया डलिया भरकर बासी टुकड़े इकट्ठा करके जीवन यापन करना इस जाति की आदत बन गई है। इस कारण गांव में इस जाति का कोई मान सम्मान नहीं है। इस रिवाज के कारण इस जाति का स्वाभिमान नष्ट हो गया है। कुछ भी कहो, जूतों पर रखो, मगर मुझे टुकड़ा दो, यह इस जाति का स्वभाव बन गया है। इस रिवाज के कारण ये जाति स्वतंत्र रूप से अपनी उन्नति के रास्ते पर नहीं बढ़ सकती, क्योंकि कल जब मंदिर प्रवेश की बात उठेगी, सार्वजनिक तालाबों पर पानी भरने और मरे जानवरों को न उठाने की बात उठेगी तो गांव के लोग रोटियां देना बंद कर देंगे तो इनकी तो हालत खराब हो जाएगी। इस तरह बासी और जूठन खाने के लिए अपनी मनुष्यता को बेचना ये बहुत ही शर्म और लज्जा की बात है। जूठे टुकड़े मांगना छोड़कर गांव के अन्य लोगों की तरह खेती नहीं कर सकते हो क्या? हो सकता है खेती खरीदना अस्पृश्यों के लिए थोड़ा कठिन होगा, मगर वन विभाग कितनी खाली जमीनें हैं और कोई अस्पृश्य आदमी मांग करे तो वह उन्हें मिल सकती हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव हो? मुझे लगता है जब तक हमें बासी टुकड़े खाने के लिए मिलते रहेंगे तब तक ये स्थिति बनी ही रहेगी। जब तक पुराना रास्ता कायम है तब तक कोई नए रास्ते पर चलने की पहल नहीं करेगा। पुराने रास्ते पर चलकर हम आज मानवीयता से दूर हो गए हैं। आप सभी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि आप उस रास्ते को कब तक जारी रखोगे। सज्जनों, हर सुधार के बारे में बुजुर्गों की रीत इस प्रदेश के लोगों का महामंत्र होता है। सभी नई योजनाओं के समय फिर वह अच्छी हो या बुरी, इस मंत्र का जाप चलता रहता है। इसका मतलब यह है कि बुजुर्गों ने किसी मामले में कोई बिना सोचे समझे कोई रिवाज शुरू किया तो उसके वंशज भी उसे जारी रखना चाहते हैं, भले ही वह कितना भी विघातक हो। सभी मामलों में हम पुराना ही अच्छा है इस कहावत को पकड़कर बैठ गए तो नए सुधार कभी होंगे ही नहीं। इसके अलावा क्या हर माँ बाप की यह इच्छा नहीं होनी चाहिए कि उनके बच्चों की हालत उनकी हालत से बेहतर हो? यदि ऐसी इच्छा नहीं हो तो इस माँ बाप की जोड़ी और जानवरों की जोड़ी में क्या अंतर रह जाएगा? सज्जनों, आप अपने लिए न सही मगर अपनी संतानों के लिए मेरे कहे पर ध्यान दें। आप ये सवाल कर सकते हैं कि हमें जितना मिल रहा है उतना काफी है, बड़े झंझट हमें नहीं चाहिए, आधी को छोड़कर पूरी के पीछे क्यों भागें? लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि मैं जो बता रहा हूं उस दिशा में आप लोगों ने कोशिश नहीं की तो आज जो चौथाई रोटी मिल रही है वह भी कल नहीं मिलेगी। ये विचार मैंने केवल आपके ही सामने प्रकट किए हैं, ऐसा नहीं है। मुझे जब भी मौका मिला मैंने यही विचार रखे हैं। आपको खासतौर पर यह बताना चाहता हूं कि आप सभी को जागृति का काम विशेष रूप से करना चाहिए। फौज वाली पीढ़ी के गुजर जाने के बाद इस प्रदेश के लोग मृतवत हो गए हैं। किसी प्रकार की गतिविधि है ही नहीं। घाटक क्षेत्र में अनेक सम्मेलन होने के बाद अब यह बड़ी सभा हो रही है। आप जागृति की ज्योति को, चिंगारी को बुझने न दें। इस जागृति के काम के लिए आपको कुछ स्थानीय नेताओं की जरूरत है। मार्गदर्शक के बिना चलना असंभव लगता है। हम में से जो पेंशनर लोग हैं उनका कर्तव्य है कि इस तरफ ध्यान दें। मैं इस उम्मीद के साथ अपने भाषण को विराम देता हूं कि वे स्वजनों के उद्धार के इस महत्वपूर्ण काम के लिए आगे आएंगे। दूसरे दिन 20 मार्च 1927 को सुबह 9 बजे से परिषद का कामकाज शुरू हुआ और निम्न प्रस्ताव पारित हुए। पहला समूह। पहला प्रस्ताव, यदि ऊंची जातियों के लोग चाहते हैं कि बहिष्कृत वर्ग द्वारा अपने कल्याण के लिए शुरू किए आंदोलन से ऊंची जातियों और बहिष्कृत वर्ग में आपसी वैमनस्य पैदा न हो तो ये परिषद उनसे निम्न अनुरोध करती है। कब जब बहिष्कृत वर्ग के लोग सार्वजनिक स्थानों और तालाबों का उपयोग कर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं तो ऊंची जातियों के लोग उनके साथ सभी तरह के व्यवहार बंद करके उनके खिलाफ हड़ताल की घोषित करते हैं। ऐसा न करते हुए ऊंची जाति के लोगों को उन्हें सक्रिय मदद करनी चाहिए। ऊंची जाति के लोगों को बहिष्कृतों को घरेलू नौकर को तौर पर काम पर रखना चाहिए। जातिभेद को खत्म करने के लिए मिश्र विवाह पद्धति का रिवाज शुरू करना चाहिए। बहिष्कृत वर्ग के छात्रों को घर पर दिन तय करके भोजन को बुलाया या भोजन की व्यवस्था कर उनकी मदद करें। मरे हुए जानवरों को खींचकर ले जाने के लिए बहिष्कृत वर्ग के लोगों पर निर्भर न रहकर अपनी व्यवस्था खुद कर लें। समूह 2। प्रस्ताव 1। पिछले विधान मंडल में श्री सी के बोले ने सार्वजनिक कुओं और तालाबों के बारे में प्रस्ताव पेश किया है। सरकार उस पर अमल करके उन स्थानों पर सूचना पट लगाए और जरूरी हुआ तो क्रिमिनल पेनल कोड सेक्शन 144 पर अमल करके स्थानीय नेताओं की जमानत से अस्पृश्यों को अपने अधिकारों का उपभोग करने में मदद करें। प्रस्ताव 2। ये सभा सरकार से अनुरोध करती है कि देहातों में कई स्थानों पर अस्पृश्यों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। इस समस्या को दूर किया जाना चाहिए।
प्रस्ताव तीसरा, बहिष्कृत लोगों की आर्थिक उन्नति के लिए वन विभाग की जमीनें खेती के लिए दी जाएं। प्रस्ताव चौथा, अत्यंत पिछड़े बहिष्कृत वर्ग की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और उनके दुखों को दूर करने के लिए सरकार निम्न बातों पर ध्यान दे। क, अस्पृश्य समाज के अनक्वालिफाइड व्यक्ति को जहां संभव हो वहां सरकारी नौकरी दी जाए। ख, अस्पृश्यों की सेना में भर्ती की जानी चाहिए। ग, अस्पृश्यों को नौसेना में शामिल किया जाए। घ, सेकंड ईयर ट्रेंड मास्टरों को शिक्षा विभाग में सुपरवाइजर का पद दिया जाए। ड, अस्पृश्य वर्ग के साक्षरों को स्थानिक पुलिस बल में स्थान दिया जाए। च, अस्पृश्यों की जितनी संख्या में संभव हो पुलिस विभाग में भर्ती किया जाए। प्रस्ताव पांचवा, सरकारी काम के लिए लोगों की तरफ से अनाज एक हिस्सा दिए जाने के बजाय सी.पी. आदि राज्यों की तरह गांव वालों पर सेस लगाया जाए और मजदूरों को मासिक वेतन देने की पद्धति लागू की जाए। छठा प्रस्ताव, बहिष्कृत वर्ग द्वारा मरे हुए जानवर का मांस खाने की प्रथा पर सरकार कानून के जरिए रोक लगाए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य के लिए खतरा तो है ही, बहिष्कृतों का दर्जा भी हीन बन जाता है। प्रस्ताव सातवां, शिक्षा और शराबबंदी के बारे में सख्ती बरती जाए। प्रस्ताव आठवां, श्री M.K. जाधव को डिप्टी कलेक्टर का पद न दिए जाने पर यह सभा खेद प्रकट करती है। प्रस्ताव नौवां, 111वीं बटालियन में पहले बनाए गए फंड महाड तहसील के नौकरी करने वालों के पैसे हैं, उससे इस तहसील के अस्पृश्य वर्ग के बच्चों के लिए छात्रावास बनाया जाए। प्रस्ताव 10वां, शिक्षा के मामले में पिछड़े हुए बहिष्कृत वर्ग की उन्नति के लिए निम्न बातों पर अमल किया जाए। कब शिक्षा की प्रगति की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाए। कब जिलों में छात्रावास खोले जाएं। गब निजी संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले छात्रावासों के लिए हर महीने प्रति छात्र 10-10 रुपए की ग्रांट दी जाए। घब जहां 30 बच्चे हो ऐसे गांवों में स्कूल खोले जाएं। ड, छात्रवृत्तियां दी जाएं। समूह 3, पहला प्रस्ताव, ये परिषद बहिष्कृत वर्ग के पंचों से अनुरोध करती है कि शादियों के समय निम्न बातों पर अमल करें। क, 20 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 15 वर्ष से उम्र की लड़की की शादी करने की प्रथा बंद की जानी चाहिए। ख, पंच ये हिदायत दे कि जहां स्कूल हैं वहां लोगों को अपने लड़की और लड़कों को शिक्षा देनी ही चाहिए, इसका उल्लंघन करने पर दोषी माना जाएगा। ग, पुनर्विवाह करने से पहले वर वधू के बारे में पूरी जानकारी हासिल किए बगैर पुनर्विवाह न कराएं। घ, पुनर्विवाह में 7 रुपये नेक दिया जाए और साड़ी, ब्लाउज, कंगन, नथ और पंचों का खाना। इसके अलावा और कोई लेन देन की उम्मीद पंचों द्वारा नहीं की जानी चाहिए। दूसरा प्रस्ताव, क, अस्पृश्य लोगों को महारी का पेशा जैसे छोटे धंधे छोड़कर खेती जैसे स्वतंत्र पेशे अपनाने चाहिए। ख, खेती के लिए आवश्यक होने पर सहकारी समितियां, क्रेडिट सोसाइटी शुरू किए जाएं। ये सभा बहिष्कृत वर्ग से अनुरोध करती है कि अकाल, अतिवृष्टि का सामना करने और साहूकारों के शिकंजे से छूटने के लिए सहकारी कोष स्थापित। चौथा समूह, पहला प्रस्ताव, सभा स्वामी श्रद्धानंद की अमानवीय हत्या पर दुख प्रकट करती है। हिंदू समाज को उनके विचारों के अनुरूप अस्पृश्यता उन्मूलन करना चाहिए। अध्यक्ष द्वारा समारोप करने के बाद श्री शिवराम गोपाल जाधव ने लोगों और अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त किए। उसका अनुमोदन करने के लिए श्री अनंत विनायक चित्रे खड़े हुए। उन्होंने आभार के प्रस्ताव को अनुमोदन करने के बाद सुझाया कि मुझे लगता है कि आज जो इतना बड़ा सम्मेलन हुआ है उसे कोई महत्व का कार्य किए बगैर समाप्त नहीं होना चाहिए। इस महाड शहर में अस्पृश्य लोगों के लिए पीने के पानी की भारी तंगी है। ये कमी दूर हो इसलिए यहाँ की नगरपालिका ने यहाँ के तालाब सभी जाति के लोगों के लिए खोल दिए हैं, लेकिन इस तालाब से पानी भरने की परंपरा अभी भी अस्पृश्य लोगों ने शुरू नहीं की है। यदि इस सम्मेलन ने ये शुरुआत की तो कहा जा सकता है कि इस सम्मेलन ने एक महत्वपूर्ण काम किया। इसलिए हम सब अध्यक्ष के साथ महाड के चवदार तालाब प्रवेश कर पानी भरें। इसके बाद इस सम्मेलन के सभी लोग अध्यक्ष के पीछे पीछे सम्मेलन स्थल से बाहर निकलें और सबकी एक विशाल पैदल यात्रा निकाली गई। ये कतार महाड शहर के बाजारों से शांतिपूर्वक गुजरते हुए तालाब पर पहुंची। अंबेडकर अब चवदार तालाब के किनारे खड़े थे। दुनिया के विद्वानों में से एक महाविद्वान, उदात्त उद्देश्य से प्रेरित एक महान हिंदू नेता, दलितों के स्वातंत्र्य सूर्य डॉक्टर अंबेडकर कर्म क्षेत्र में उतरे। स्वतंत्रता के अधिकार भीख मांगने से नहीं मिलते, उन्हें अपनी ताकत के बल पर हासिल करना पड़ता है, वे दान में नहीं मिलते। डॉक्टर अंबेडकर इस महानुभव का पाठ दलितों को पढ़ा रहे थे। आत्मोद्धार दूसरे की कृपा से नहीं होता, वह स्वयं करना पड़ता है। डॉक्टर अंबेडकर कर्मवीर बनकर अपने अनुयायियों को शुरुआती मार्गदर्शन दे रहे थे, उन्हें सुसंगठित और प्रतिरोध के लिए सक्षम बना रहे थे। कृतिशूरता इतिहास रचने वाले महान पुरुषों का स्वभाव होता है। उद्देश्य के प्रति अधिक श्रद्धा रखकर डॉक्टर अंबेडकर दलितों में निष्ठा निर्माण कर रहे थे। वे जिस ध्येय का उद्घोष कर रहे थे वह अब संघर्ष की अग्नि परीक्षा से गुजर रहा था।
अब अंबेडकर तालाब के किनारे खड़े थे। जिस तालाब का पानी पीकर पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाते थे, उसका पानी पीने के लिए उन पर अपनी ही मातृभूमि और पुण्यभूमि में पाबंदी लगी हुई थी, जिसके लिए सार्वजनिक स्थलों और मंदिरों के दरवाजे बंद थे। ऐसा वह महापुरुष हिंदू धर्म के ठेकेदारों और हिंदू धर्म के पाखंड को भारत के सामने उजागर कर रहा था। सभी में ईश्वर है का उद्घोष करने वाले और कुत्ते बिल्लियों तक को प्यार और दुलार देने वाले, स्वधर्मियों को पशुओं से भी नीच मानने वाले इन पापियों के अघोर पाप को ये क्रांति पुरुष सारी दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा था। अंबेडकर चवदार तालाब की सीढ़ियां उतरकर नीचे गए। वे नीचे झुके और तालाब से एक अंजुले भर पानी पिया। उस विशाल जनसमुदाय ने अपने नेता का अनुकरण किया। उन्होंने अपने नागरिक और मानवीय अधिकारों का प्रयोग किया। तुरंत सम्मेलन स्थल पर मोर्चा शांतिपूर्वक लौटा और विसर्जित हो गया। नेताओं को सही समय पर कृति के लिए कदम उठाने चाहिए। जो काम सैकड़ों प्रस्तावों से नहीं होता वह एक कृति से हो जाता है। कार्लाइल ने भी कहा है कि कृति ही मानव का वास्तविक उद्देश्य है। इस तरह महान कार्य कर सम्मेलन समाप्त हुआ। हर कोई घर लौटने की तैयारी में लग गया। भारत के 3000 वर्षों के इतिहास का परममंगल दिन और मानवता और समता का संदेश देने वाला यह सुनहरा दिन था। 20 मार्च 1927 वह डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का परमयुग प्रवर्तक दिन था। उस दिन डॉक्टर अंबेडकर की कीर्ति की लहरें देश भर में फैलने लगीं। महाड के ऊंची जातियों के लोगों का अत्याचार। सम्मेलन खत्म होने के बाद अध्यक्ष और मुंबई से आए हुए मेहमान सरकारी बंगले पर गए जहां वे ठहरे थे, और बाकी लोग अपने अपने गांव जाने से पहले भोजनगृह की ओर गए। लगभग 2 बजे के आसपास वीरेश्वर मंदिर का गुरव पुजारी गांव भर में झूठी मुनादी करता रहा कि अस्पृश्य लोग वीरेश्वर के मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए दौड़कर मंदिर की रक्षा करनी चाहिए। अस्पृश्यों द्वारा तालाब को दूषित करने का बदला लेने के लिए तैयार बैठे ऊंची जाति के लोगों को ये बहाना मिल गया। मुनादी सुनने के बाद 400-500 लोग लाठियां लेकर वीरेश्वर के मंदिर में जमा हो गए और शोर मचाने लगे कि अस्पृश्य लोग मंदिर में घुसने वाले हैं। ये देखकर शहर का पुलिस अफसर डाका बंगले पर आकर डॉक्टर आंबेडकर से पूछने लगा, आपके लोग मंदिर में घुसने वाले हैं, इसलिए शहर के लोग मंदिर के पास जमा हो गए हैं, तो मैं उन्हें क्या बताऊं। डॉक्टर अंबेडकर ने उनसे कहा कि हमारी मंदिर में घुसने की इच्छा नहीं है और जरूरत भी नहीं है, इसलिए आप लोगों को आश्वासन देकर शांत कीजिए। पुलिस अफसर के जाने के बाद अपने लोगों को निर्देश देने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को भोजनालय में भेजा। उसके अनुसार अस्पृश्य लोग भोजन करके अपने अपने गांव जाने के लिए तैयार हो गए। काफी अस्पृश्यों के अपने अपने गांव चले जाने के बाद मंदिर में जमा गांव के गुंडों ने बाजार से होकर अपने अपने घरों को जा रहे अस्पृश्यों पर हमला किया और कई लोग घायल हुए। इतना हो जाने के बावजूद महाड़ के मामलेदार ने भीड़ को कम करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर में 4:15 बजे मामलेदार और पुलिस सब इंस्पेक्टर टाक बंगले पर आए और डॉक्टर अंबेडकर से कहने लगे कि आप शांति कायम रखने के लिए हमारे साथ चलिए। अपने लोगों को आप समझाए और हमारे लोगों को हम समझाएंगे। असल में अस्पृश्य लोगों को समझाने का कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि अस्पृश्य लोगों को विशाल जनसमुदाय ने शांति कभी भंग ही नहीं की थी। इसके अलावा बहुत से अस्पृश्य शहर से बाहर चले गए थे। फिर भी मामलेदार के कहने पर डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथ बंगले पर ठहरे अन्य लोग शहर की तरफ जाने को निकले। रास्ते में मंदिर के पास जमा ऊंची जाति के लोगों ने उन्हें रोका और उनकी तरफ से डिंगनकर और तुलजाराम सेठ का भाई चुनीलाल कहने लगे कि मंदिर के बारे में स्पष्टीकरण दो। इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने वही जवाब दिया जो उन्होंने पुलिस अफसर को दिया था। लेकिन लोग शांत हों ऐसा बर्ताव करने के बजाय वे ऐसी बातें करने लगे जिनसे लोग क्षुब्ध हो सकते थे। म्यूनिसिपालिटी का प्रस्ताव कोई लोगों का प्रस्ताव नहीं है। आप जब तालाब पर गए तो हमें सूचना देकर नहीं गए आदि सवालों की झड़ी लगा दी। इन लोगों से वाद विवाद करने का कोई मतलब नहीं, ये जानकर डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथ के लोग आगे बढ़ने लगे। रास्ते में कुछ लोग मंदिर में घुस गए रे का शोर मचाते हुए भाग दौड़ करने लगे। मजिस्ट्रेट ने ये सब देखा मगर उन्हें गिरफ्तार करने की कोई कोशिश नहीं की और बात को हंसकर उड़ा दिया। आखिर में जिन अस्पृश्य लोगों को समझाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को ले जाया गया था उनमें से कोई भी अस्पृश्य वहां नहीं था। ये देखने के बाद डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथ के लोग बंगले पर वापस लौट आए। वहां 100 के लगभग अस्पृश्य लोग आकर बैठे थे। उनमें से कुछ घायल थे। ये दृश्य दिखने तक किसी को कल्पना भी नहीं थी कि दंगे की परिणति खून-खराबे में हुई। दंगा पीड़ितों के हालात समझने के बाद अस्पृश्यों के नेताओं को इस बात का आश्चर्य हुआ कि दंगे के दिन मजिस्ट्रेट शहर में था, किंतु दंगे पर काबू पाने का प्रयास नहीं किया जा सका। लेकिन वह विचार करने का समय नहीं था। सारी बातों को दरकिनार करके घायलों को अस्पताल में ले जाने की व्यवस्था की गई। वहां से उन्हें पुलिस चौकी ले जाकर उनकी फरियादें रपट लिखाई गईं।
सबूत इकट्ठा करने का काम बहुत मुश्किल था। ऊंची जातियों के लोग एक साजिश की तरह काम कर रहे थे, इसलिए कोई सच बोलने को तैयार नहीं था। अस्पृश्य लोग डरे होने के कारण नाम बताने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। ऐसी स्थिति में मुंबई से आए नेताओं ने 2 दिन रुककर जितना संभव था उतने सबूत जुटाने की कोशिश की। स्थानीय पुलिस आरोपियों को सजा दिलाने को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं थी। ये देखने के बाद गवर्नर और कलेक्टर को टेलीग्राम तार भेजकर हकीकत की जानकारी दी गई और अनुरोध किया गया कि पुलिस को इस मामले में उचित निर्देश दिए जाएं। ये देखा गया कि इस मारपीट की आग महार शहर के बाहर भी फैली है। शहर के अंदर मारपीट खत्म होने के बाद ऊंची जातियों के कुछ दुष्ट लोगों ने आसपास के कुछ गांवों के मराठों को यह संदेश भेजा कि जब महार लोग लौटते समय तुम्हारे गांव से गुजरेंगे तो उनकी पिटाई करो। इसी तरह इन दुष्ट लोगों ने दूर दूर के गांवों तक ये चेतावनी देने वाली सूचनाएं भेजी कि महार के तालाब को अस्पृश्यों ने दूषित कर दिया है, आप अपने कुएं संभालिए। इसका नतीजा ये हुआ कि आग सभी तरफ फैल गई और हर गांव में अन्य लोगों की तुलना में अस्पृश्य लोग अल्पसंख्यक होने के कारण सभी जगह उन्हें मार खानी पड़ी। कुछ जगह पर उन्हें गंभीर चोटें आईं। लोगों को बचाने के लिए जिन जिन गांवों में ऐसे अत्याचार हुए और जिन लोगों ने अत्याचार किए उनकी सूची बनाकर कोलाबा जिले के सुपरिटेंडेंट को भेजी गई। इतनी कार्यावधि करने के बाद मुंबई के लोग छुट्टी ने होने के कारण मंगलवार की सुबह मुंबई वापस लौट आए। डॉक्टर अंबेडकर और चित्रे वहीं रुके रहे। उन्होंने जिला सुपरिटेंडेंट से फिर मुलाकात करके सारी जानकारी दी और पुलिस को समझाया कि उसे अस्पृश्यों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। मंगलवार की शाम को शहर के गैर ब्राह्मण नेताओं की बैठक बुलाई गई। यह बैठक इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि महाड के दंगों में गैर ब्राह्मण आगे थे, इसलिए उनके नेताओं जरिए उन पर काबू पाया जाए, इस मकसद से यह बैठक बुलाई गई थी। लेकिन दैक की बात यह थी कि 1-2 लोगों को छोड़कर बाकी सभी ने ऐसे व्यवहार पर काबू पाने के काम से पल्ला झाड़ लिया। इतनी कोशिशें करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर और चित्रे बुधवार को मुंबई लौटे। इसमें कोई शक नहीं कि यह सम्मेलन हर दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। उसके नतीजे सही थे या गलत, ये कुछ समय बाद ही तय होगा, लेकिन ये कहने में हर्ज नहीं है कि उसके नतीजे प्रभावी रहे। सम्मेलन को सफल बनाने में और मारपीट का शिकार बने लोगों की मदद करने में महाड के चंद्रसेनीय कायस्थ जाति की युवा पीढ़ी ने जो मदद की उसके लिए कोलाबा जिले का अस्पृश्य वर्ग उनका हमेशा ऋणी रहेगा।